whatever you have written as figure, that is only a courtesy as far as negotiable instrument is concerned. उसके बाद हमने आपको क्या बताया, तो एडीसी चेक बताया, पीडीसी चेक बताया, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 की बात की, जिसमें चेक का इमेज ट्रेवल करता है, ना कि चेक फिजिकल ट्रेवल करता है। कहने का मतलब यह है कि चेक के बारे में सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, और वो जो चेक है जिस बड़े भाग का स्वरूप है वो आपकी मनी मार्केट के अंदर आता है। लास्ट क्लास की बातें में किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो 2 मिनट के अंदर मेरे से पूछो, बेहिचक बेटोक। किसी के साथ है कोई प्रॉब्लम? सर सीटीएस 2010, हाँ सीटीएस 2010 में जो आपने बोला था ना, जो वेबसाइट पे डाल के उसका फुल फॉर्म नहीं बताता एनपीसीआई का। एनपीसीआई एक अलग क्लास है जिसके बारे में पूरी बात बताऊंगा कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हमने किया, आपके शहर मुंबई में किया। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल पेमेंट गेटवे का ये फादर है, आप कह सकते हैं एक स्रोत से, चाहे वो सीटीएस हो या रुपे कार्ड हो या आईएमपीएस हो या फिर आपका भीम पे ऐप हो, तो जितनी भी डिजिटल पेमेंट गेटवे है वो सब का सब एनपीसीआई के अंदर चलता है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एडीसी और पीडीसी क्या है, उसका डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। मैडम पहले आप मेरे को ये बताओ अन्नू कि आप क्लास में थी? हाँ सर मैं थी, उस बार भी पूछा था सर मैंने। ठीक है, अगर थी तो फिर से मैं बताता हूँ, आज का डेट कौन सा है? 1 अगस्त सर। आज 1 अगस्त 2021 है, लेकिन अगर आपके चेक पे 31 जुलाई 2021 लिखा होगा तो उस चेक को आज के रूप में, आज के डेट में हम एडीसी कंसिडर करेंगे, क्योंकि बैक डेटेड इशू हुआ है वो। आज का डेट 1 है और 31 तारीख का इशू हुआ चेक है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बट हम उसे जिस नाम से जानते हैं क्योंकि बैक डेटेड इशू है, और जो भी चेक बैक डेटेड इशू होगा दैट विल बी कंसिडर एज एडीसी, और जो इशूइंग डेट है वहां से वो 90 डेज तक वैलिड होगा। लेकिन आज का तारीख अगर 1 तारीख है और उस इंस्ट्रूमेंट पे 2 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख आने वाला दिन लिखा हुआ है, उसे हम पीजीसी पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कंसीडर करेंगे, और वो चेक जो डेट लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे वहां से 90 डेज काउंट होगा, ना कि आज के डेट से। अभी समझ में आया? सर ये CTS 2010 जो है वो सर एक सिंपल डेफिनेशन में समझाना, मतलब हिंदी में, मतलब कैसे इसको सिंपल हम डिफाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीटीएस 2010 चेक ट्रंकेशन, ट्रंकेशन का मतलब होता है जिसका इमेज हम क्या कर सकते हैं, तो कैप्चर कर सकते हैं। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, पहले चेक क्या फिजिकल घूमता था एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक बैंक से दूसरी बैंक, अभी भी फिजिकल घूमना बंद हो गया, उसका सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो जैसे डालते हैं वैसे ही फोटो निकाल के एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। तो देख ये कब से इंप्लीमेंट हुआ? 2010 से इंप्लीमेंट हुआ, इसका से उसके वर्जन नहीं हम लिखते हैं 2010। सीटीएस चूंकि चेक है, ट्रंकेशन चूंकि उसका इमेज हम डिफाइन करते हैं, और ये एक सिस्टम है आईएफएससी की तरह, जिससे हम सिस्टम का नाम देते हैं सीटीएस 2010। तो सर वो इमेज मतलब स्कैन करता है, मतलब वही है ना, स्कैन करके आगे फॉरवर्ड करता है, मतलब फिजिकली। हाँ ठीक है समझा सर। बिल्कुल। नेक्स्ट, और किसी के पास कोई अधूरी सपने? कुछ नहीं? आज के डेट में नए कौन ज्वाइन हुए हैं? जो बोलो पल्लवी, फुल फॉर्म बताओ ना। किसका फुल फॉर्म बताऊं? सर पीडीसी का। पीडीसी का फुल फॉर्म? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। अरे ये बोल के मेरे को शर्मिंदा मत करो, इट मींस आप क्लास में नहीं थी। नहीं सर थी, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक था ना, तो इसलिए सर मैं सुन नहीं। पी का मतलब लिखो, पी का मतलब लिखो पोस्ट, पोस्ट मतलब आने वाला, डी का मतलब डेटेड, और सी है तो सी का मतलब कोलकाता तो हम लिख नहीं सकते हैं, चेक लिखो, पोस्ट डेटेड चेक हो गया। ठीक है? यस। कोई और क्वेश्चन?
आज के डेट में नए कौन ज्वाइन किए हैं जो लास्ट क्लास या इससे पहले किसी क्लास में नहीं थे, नए हैं बिल्कुल फ्रेश? सर नीलेश सर चौधरी। मैं नया हूँ सर। मनीष वर्मा। मनीष, ओके। और सर नीलेश चौधरी। मैं भी सर, अमरदीप दादा। मैं भी पूजा। मैं भी सर। सबका ख्वाब क्या है? सबका ख्वाब क्या है? वर्ल्ड बैंक में जाना है या स्टेट बैंक में जाना है, रिजर्व बैंक में जाना है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में जाना। कोई नहीं बोलता है रिजर्व बैंक में सर मुझे जाना है। मुझे आश्चर्य लगता है कि अगर 100 स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कहाँ जाना है, तो उसमें से 95 स्टूडेंट बोलता है सर स्टेट बैंक में मुझे जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए, स्वागत है। ओके, चलो आपकी क्लास। यस सर। देखिए, दो टाइप की मार्केट होती है। एक जो मार्केट है उसे हम बोलते हैं क्या? तो एक जो मार्केट है उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट, और जो दूसरी मार्केट है उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे बैंक में ऑफिसर से लेकर 12th तक के एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन निकल जाए। ना हम कोई इंटरनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ना कैपिटल मार्केट का कोई कोर्स हम IIBS के थ्रू हम कर रहे हैं। तो सिर्फ उतना ही मनी मार्केट में पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है या मिलेगा। उतना ही हमें कैपिटल मार्केट में पढ़ना है जो हमें जरूरी है। मनी मार्केट में हम अभी आते हैं। कैपिटल मार्केट सेबी से हम दरकिनार रहते हैं। शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, डिविडेंड की बात हम किसी दूसरे क्लास में करेंगे। मनी मार्केट उस मार्केट को हम कहते हैं जिसकी मेच्योरिटी लगभग 1 साल होती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो वैसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करती है, आपसे पूछा जाएगा द मार्केट व्हिच डील्स इन शॉर्ट टर्म नोन एज कॉल्ड, ऑप्शन रहेगा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, है ना, कोई और भी मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट, मल्टीपल चॉइस आपके पास हो सकते हैं। सीधी सी एक बात मेरी माने, वैसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करती है। शॉर्ट टर्म करने का मतलब होता है कि 1 ईयर, 1 साल के अंदर डील करती है, पैसे में डील करती है। क्योंकि नाम में लिखा हुआ मनी मार्केट, तो पैसे में डील होना चाहिए। पैसे में डीलिंग हम कहाँ करते हैं? तो बैंक के साथ करते हैं। इस कारण से बैंक मनी मार्केट का पार्ट होता है। लेकिन डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई मनी मार्केट क्या है? तो सीधी सी बात है, द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म कॉल्ड मनी मार्केट। द फादर ऑफ दिस मनी मार्केट इज बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1 अप्रैल 1935 को किया। 1 जनवरी 1949 को उसका हमने नेशनलाइजेशन किया। यंग और हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर उसका एस्टैब्लिशमेंट हमने कोलकाता में किया था। 5 करोड़ रुपए की लागत से किया था। नाम, जिस बैंक में आप जाना नहीं चाहते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाएगा who of the following या which of the following is a regulator of money market? Answer is RBI। फर्दर पर ध्यान से सुने, अभी लिखिएगा मत, लिखिएगा तो फिर कंसेप्ट कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले सुन लें कि मैं क्या बोलता हूं, फिर आगे एक एक पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, जैसे हर एक क्लास में आपसे बोलता आया हूं और फिर लिखाता आया हूं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बात हमने जाना है कि मनी मार्केट होता क्या है। तो सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है कि मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म में डील करता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? तो 1 ईयर। दूसरी ये बात है मैंने आपको बताई कि मनी मार्केट का जो फादर है, का जो रेगुलेटर है, इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, हम इस मनी मार्केट को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक को हम बोलते हैं वैसी मनी मार्केट जिसका हर एक ट्रांजेक्शन रेगुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सारे आंकड़े हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और एक ऐसी मार्केट है जिसमें ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, जिसमें लेंडिंग भी हो रहा है, रिसीविंग भी हो रहा है, क्रेडिटर भी है, डेटर भी है, लेकिन उसकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ना तो किसी बैंक के पास है, और ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो एक को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, दूसरे को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। कई बार क्लर्कल एग्जाम में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और आपके पास ऑप्शन रहेगा, पहला बैंक, दूसरा एनबीएफसी, तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चौथा नन ऑफ दीज। कहां पर टिक मार्क कीजिएगा? एनबीएफसी।
क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, इनमें से कौन मनी मार्केट का पार्ट नहीं है? पहला बैंक, दूसरा एनबीएफसी, तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चौथा नन ऑफ दीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल तीनों है ना सर? तीनों है ना सर? वही तो मुझे क्या पता, मुझे खुद भी आंसर नहीं पता है भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। कौन है? कौन नन नहीं ऑफ है? आप दीज बताएं। आएगा, नन ऑफ दीज। तो आप बताएं कौन होगा, कौन नहीं होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। मनी मार्केट के अंदर कौन नहीं आते हैं? एकदम सीधा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज। कैपिटल मनी मार्केट। मार्केट के अंदर थांबा मनी मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मनी लेंडर। सूदखोर होता है ना, गांव में पैसे लगाता है ना, 10% 12% पर देता है, तो वो मनी मार्केट का पार्ट है, बट वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। यही क्वेश्चन क्लर्कियल एग्जाम से पूछे जाते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल या ग्रेड बी या फिर नाबार्ड की जो वैकेंसी आई है उस एग्जामिनेशन में कतई नहीं पूछ जाएंगे। तो सीधी सी बात, अनऑर्गेनाइज को याद रखने का, ऑर्गेनाइज कभी नहीं आपसे पूछा गया है। और मनी लेंडर को अगर छोड़ दें, मनी लेंडर समझते हैं ना, कोई ऐसा हो जो ना समझता मनी लेंडर क्या होता है? जो सत्ता पर पैसा लगाता है, या फिर गांव में किसी को 50,000 रुपए चाहिए तो उससे 500 रुपए हर एक महीना लेता है, उसको पैसा लगाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी बैंक के पास नहीं है, उसको हम मनी लेंडर बोलते हैं। और ये मनी लेंडर मनी मार्केट का पार्ट है, बट अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। एक्सेप्ट मनी लेंडर, जितने भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, ये सब के सब आपके ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्ट हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी के पास कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी आगे सुनिए। इस मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट या इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। उसमें आपसे क्या ऑप्शन देगा? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, या फिर प्रोमिसरी नोट, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, है ना, या फिर म्यूचुअल फंड, डिविडेंड। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करेंगे। पहला है कॉल मनी, दूसरा है नोटिस मनी, तीसरा है टर्म मनी। ये तो 3 मनी हो गए आपके, कॉल, नोटिस और मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 6 की बात हमने लास्ट क्लास की थी। क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ? आपसे पढ़ा था। सर आपने नेगोशिएबल दो ही बताया था सर, 18 और 138 सिखाया था। 138 और 18 हुआ था सर। दो ही सिखाया था। गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इस कारण से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मैंने लिखवाया तो नहीं था, लेकिन कई बार आपको बताया है कि मैंने लास्ट क्लास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 6 दैट इज चेक की बात आपके साथ की है। और उसके बाद ठीक है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 2 सेक्शन आपको लिखवाया था, 138 और 18। बट अभी आप जान के चले कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 6 वो है जिसकी बात आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसका नाम है चेक। जो चेक का जो डेफिनेशन है वो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 6 है। लेकिन आज हम 6 को छोड़ के उसके ऊपर के 2 भाई की बात करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। कोई भी बैंक का एग्जाम देंगे, या तो सेक्शन नंबर 4 से क्वेश्चन होगा, या सेक्शन नंबर 5 से होगा, या सेक्शन नंबर 6 से होगा ही होगा। नहीं होने का रिकॉर्ड आज तक के बैंक एग्जामिनेशन में नहीं है। तो सेक्शन नंबर 4 एंड 5। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 4 कहता है कि मैं एक प्रोमिसनरी नोट हूं। क्या कहता है? कौन सा नोट हूं? प्रोविजनरी नोट। प्रोबेशनरी नहीं, प्रॉमिस। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, पीओ बनना है, प्रोबेशनरी नहीं, प्रोमिसनरी नोट। प्रॉमिस जो करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर, और वो जो साइन करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोमिसनरी नोट। तो क्या लिखा हुआ सेक्शन नंबर 6 में?
सर चेक के बारे में। सेक्शन नंबर 6 चेक। ओके, मुझे लगा गंगा बह रही है, हो सकता है फिर से कहीं ना कहीं प्रोमिसरी नोट नहीं बोल दें, इसका आंसर मैंने 6 कर दिया 4 की जगह। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है कि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज हूं। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। गांठ बांध के रखिए जब तक बैंक में फाइनल सिलेक्शन ना हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट, negotiable instrument act section number 5 bills of exchange, negotiable instrument act section number 6 check, negotiable instrument act section number 138 bounce of check, that is a part of dishonoring of check, negotiable instrument act section number 18 word and figure mismatch on the instrument, the word amount which is considered as legal will be payable। ये 5 याद आया? यस सर। फिर हम आगे चलेंगे। लिखे हेडिंग मनी मार्केट। देखिए जिनकी आज पहली क्लास है सिर्फ मेरे को सुन लीजिए, कुछ समझ में आए ना आए, संभवतः नहीं समझ में आएगा। अगर 100 बातें मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ 20% बात आपको समझ में आएगा जिनकी आज पहली क्लास है। तो सिर्फ मेरे को आज के लिए बर्दाश्त करके चले, नेक्स्ट क्लास से सारी बात आपको समझ में आएगी। अदरवाइज मैं कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि एटलीस्ट 50% बातें समझ में आए, बट फिर भी देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। ये मनी मार्केट के कितने बेटे हैं? 3 ना? कितने हैं? 2 बेटे। 2 हैं। कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखूं? ऑर्गेनाइज मार्केट और नॉन ऑर्गेनाइज। वेरी गुड। ऐसा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज। ऐसा आंसर आता है तो पढ़ाने में मजा आ जाता है। द मार्केट विच डील्स इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बरोबर ना? शॉर्ट टर्म। इसका मतलब मुंबई की जनता आज जगी हुई है। कॉल्ड मनी मार्केट लिखें, मनी मार्केट लिखें, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखें और फर्दर मनी मार्केट को आप 2 पार्ट में बाइफरकेट करें, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। उसके बाद ऑर्गेनाइज का एग्जांपल लिखें, बैंक, एनबीएफसी और अदर एफआई। एफआई का फुल फॉर्म लिखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल लिखें, क्या लिखूं? मनी लेंडर। मनी लेंडर। इतनी बात लिखा है। जिसको नहीं समझ में आए, आज की क्लास में जो नए हैं उनको छोड़ के, आज की क्लास में जो नए हैं वो मेरे से क्वेश्चन मत पूछिएगा। आज की क्लास में नए छोड़ के पुराने कोई भी हैं, ना समझ में आए 10 बार मेरे से पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया। मनी मार्केट का डेफिनेशन कहता है कि द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म, वैसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करेगी। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का ब्रैकेट में लिखें, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? तो लेस देन ईयर। द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म लेस देन ईयर कॉल्ड मनी मार्केट। और इस मनी मार्केट के ऊपर में इसके फादर का नाम लिखें, वर्ल्ड बैंक। सर आरबीआई है ना? ऊपर में इसके फादर का नाम लिखें, जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेट करती है हर एक बैंक को, हर एक एनबीएफसी को। नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट के 2 भाई 2 बेटे हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। आप जहां पे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पे आपके पेंशन से लेके आपके रिटायरमेंट से लेके आपकी सारी छुट्टियां, हर एक चीज आपको मिलेगी, हर एक फैसिलिटी आपके पास है। जहां पे कल जॉब है या ना इसकी गारंटी नहीं है, वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होता है। मनी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मार्केट में देखें तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होता है। बैंक, एनबीएफसी एंड अदर एफआईज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड मनी लेंडर आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज। हटाओ इसे।
यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो। क्या क्वेश्चन है, पूछो। क्वेश्चन नहीं है, गायब हो गया। तो अभी हमें क्या लिखना है, तो हमें 5 बातें लिखनी है। एनआई एक्ट, एनआई को फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मतलब बहुत बार मैंने बताया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको लेके नेगोशिएट हम कर सकते हैं लीगली, जो रिटर्न में होना चाहिए, वर्बल में नहीं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का सेक्शन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 5 का सेक्शन नंबर 6 का सेक्शन नंबर 18 और उसका सेक्शन नंबर 138। मैं 3 और सेक्शंस लिखाऊंगा, लेकिन आज के क्लास में नहीं है ना, क्योंकि आज के क्लास में अगर सब लिखा दिया तो पता चला चेक जो है वहां चला जाएगा डीडी में, डीडी जो है वो प्रोमिसरी नोट में चला जाएगा। लास्ट क्लास मैंने ये दोनों सेक्शंस आपको लिखाए थे, इसका आई होप कि इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है, बाउंस ऑफ चेक ना, वर्ड फिगर मिसमैच डिफरेंस। अच्छा, वर्ड एंड फिगर मिसमैच। जिनकी नई क्लास है या फिर जो लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे वो जान लें कि अगर आपके चेक पे आपने वर्ड में लिखा 5000 लेकिन फिगर में आपने 5000 लिखने की जगह पे 50,000 कर दिया, एक जीरो और बैठा दिया, जीरो के भावना में बह गए, एक और जीरो बैठा दिया, उस कंडीशन में डे टू डे एक्टिविटी में बैंक चेक वापस कर देती है। बट लीगली ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन नंबर 18 कहता है कि अगर वर्ड और फिगर मिसमैच है तो वो अमाउंट पे होगा जो वर्ड में लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 18 डिफाइंस। 138 कहता है बाउंस ऑफ चेक। अगर आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ उसी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि साइन डिफर हो गया या फिर डॉर इंस्ट्रूमेंट गलत खुद दे दिया, वैसा नहीं। अगर सिर्फ 138 तभी एप्लीकेबल होगा जब खाते में क्या है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। चेक किया 50,000 का और अकाउंट में रखा 48,000, उसी कंडीशन में 138 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 4 मैं बार बार इतनी बार मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसी 5 में से एक क्वेश्चन आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, 9 का संभावना नहीं है। प्रोमिशनरी नोट। 5वां नंबर क्या कहता है, तो हम क्या है, तो हम हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और 6ठे नंबर की बात हमने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट क्लास की है, क्या है वो, चेक। चेक चेक लिख लें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 18, 138। चलो आगे। यस। नाबार्ड का फॉर्म किसने भरा है? अभी तक तो नहीं भरा सर। ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर। ग्रेड बी को, बी की तो वैकेंसी बहुत कम है, ग्रेड ए की बहुत ज्यादा है ना। हाँ, ग्रेड ए की ज्यादा है। सर मैं भी भरने वाली, बट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया देखा है। ग्रेड बी का सिर्फ 7 वैकेंसी मैंने देखा है। ग्रेड ए के संभवतः अराउंड 150 है, 142 है, अराउंड 150 है, बहुत अच्छी पोस्ट है। लेकिन अगर आवाज में आना है तो आपको एक पत्रिका पढ़ना पड़ेगा। अगर नवाज में आना है तो, मैं IBPS, SBI, RBI की बात नहीं कर रहा हूं। अगर नवाज में आना है, प्रिपरेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, जनरल अवेयरनेस सबसे अच्छी है, तो योजना नाम की एक पब्लिकेशन आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है योजना। गूगल पे भी फाइंड आउट करेंगे तो योजना का आपको दिखेगा मंथली पब्लिकेशन, उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं योजना से। योजना ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान या फिर
प्रधानमंत्री का कोई योजना उसमें दिखेगा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं कि जनधन योजना कितना ओपन हुआ, आज के डेट में कितनी ऑपरेटिव है, सुरक्षा बीमा योजना कितना हुआ, कितने डिसीज क्लेम आए हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी इनिशिएटिव उस योजना में आपको मिलती है। अगर नाबार्ड में आने का इरादा है, प्रिपरेशन आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, जनरल अवेयरनेस खासकर बहुत अच्छा है, गो विथ योजना, यू विल बी द विनर। नेक्स्ट लिखें इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, पहला लिखिए, पहला क्या है, कॉल मनी, दूसरा नोटिस मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, तीसरा टर्म मनी, टर्म मनी, चौथा कौन सा, ट्रेजरी बिल, पांचवा सर्टिफिकेट ऑफ तीन ही होता है ना, हाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या हो गया, कुछ किसी ने तो कुछ बोला है, फिर से बोलो मैडम। सर मतलब से उसमें सिर्फ तीन ही आता है ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, हाँ इंस्ट्रूमेंट में बोलिए ना, इंस्ट्रूमेंट में सर शायद से मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एमएम में सिर्फ कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी आता है ना। आप लिखो मैडम, ये लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, चेक, P note, bills of exchange, आठ लिखें, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, चेक, प्रोमिसनरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक साथ मैंने लिखा है। और अंत में लास्ट में है हुंडी, HUNDI, हुंडी। पनीर हांडी तो बहुत खाया होगा आपने, थोड़ा हुंडी पे भी ध्यान देंगे। हेलो सर। आगे हेलो, बोलिए। जी सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। जिनका नया एडमिशन हुआ उनका स्टार्टिंग से कब सिखाएंगे सर, मतलब क्योंकि ये तो सब वो एडमिन लेवल पे बात करें। ओके ओके, ठीक है जी सर, बिल्कुल। देखो, जनरल अवेयरनेस में कुछ स्टार्टिंग नहीं है, कुछ एंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका रिलेशन कुछ लास्ट क्लास है। हाँ, एक आध क्लास आगे पीछे का जो है वो लिंकिंग चलता है, अदरवाइज हर एक टॉपिक अपने आप में नहीं है। तो इसका जैसे क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग के कोई टॉपिक पढ़ा हमने, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, तो यस, अगर वो आपने अगर डायरेक्शन ही नहीं पढ़ा तो सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आएगी, लेकिन संभवतः जनरल अवेयरनेस में ऐसी बात नहीं आएगी। हाँ, एक दो क्लास आपस में इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक संभवतः एक क्लास में अगर नहीं खत्म हुआ तो उस पर डिपेंड हमें रहना पड़ता है। अदरवाइज हर एक टॉपिक हर एक के लिए नया होता है, किसी का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एडमिन लेवल पे आप बात करें कि सर क्या प्रोविजन है, क्या हम कैसे हम करेंगे, क्योंकि सर के पास तो सिर्फ एक ही दिन का समय है, वो भी सिर्फ संडे। नाम हमने लिखा कॉल मनी। देखिए,
जिस समय हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पढ़ाया था, उस समय हमने आपको ये बताया था कि आरबीआई इज कॉल्ड लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। हमने जिस समय फंक्शन आरबीआई के आपको बताया था कि ये बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को डील करती है, हर एक पैसे का इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी है एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, और 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। और वहीं पे मैंने बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर कहने का मतलब देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जिस समय जरूरत है उस समय पैसे देने वाला। तो आरबीआई किसको पैसा देगी? तो स्वाभाविक सी बात है, आरबीआई हमसे और आपसे तो डायरेक्टली डील करती नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक है ही नहीं, और वो क्या है, तो बैंकों के साथ डील करती है, बैंकों की रेगुलेटर है, बैंकों की फादर है। तो आरबीआई जिस बैंक को पैसे देगी उसी को हम बोलते हैं लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। और आरबीआई बैंक को पैसे देने के 3 तरीके हैं। इसमें से 2 तरीके मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था। एक को हमने बताया था बैंक रेट, दूसरे को हमने बताया था रेपो रेट। दोनों एक ही है, बोथ बैंक रेट एंड रेपो रेट आर सेम। द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसे हम बैंक रेट भी कहते हैं, उसे हम रेपो रेट भी कहते हैं। बट एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि अगर कमर्शियल बैंक ने पैसा लिया है और 90 डेज के अंदर आरबीआई को वापस कर दिया शॉर्ट टर्म पीरियड में, दैट इज कॉल्ड विद इन 90 डेज, उस पे जो रेट चार्ज होगा, एप्लीकेबल होगा, वो रेपो रेट होगा। लेकिन 91st डे या फिर उसके बाद कभी भी कमर्शियल बैंक ने आप आरबीआई को वापस किया है तो उस पे जो रेट एप्लीकेबल होगा वो बैंक रेट होगा। कहने का मतलब ये है कि बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। दोनों का लक्ष्य एक, उद्देश्य एक, एम एक। वो एम ये है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देगी तभी कमर्शियल बैंक हमें पैसा देगी। अभी तीसरी बात पे मैं खड़ा हूं, बैंक रेट और रेपो रेट को छोड़ के तीसरी बात पे मैं खड़ा हूं, और वो तीसरी बात मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, कॉल मनी। जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कमर्शियल बैंकों को 1 डे ओवरनाइट पर्पस के लिए लोन देती है। फिर से बोलता हूं, ओवरनाइट पर्पस के लिए लोन दिया जाना, उस रेट को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है कॉल मनी, है ना। तो यहाँ पे 1 डे 24 आवर्स या ओवरनाइट, जिस रूप में आपके पास चॉइस हो वहां पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर 1 डे ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स इज कॉल्ड कॉल मनी। दूसरा इसी का भाई है, नाम है नोटिस मनी। नोटिस मनी में क्या होगा, तो एक दिन से ज्यादा मतलब 2 डेज और 15 डेज से अंदर मतलब 2 to 14 डेज के लिए लोन अगर दिया जाएगा तो नोटिस मनी होगा। और टर्म मनी वो होगा जो मोर देन 14 डेज के लिए दिया जाएगा, मतलब 14 डेज से ज्यादा और 90 डेज के अंदर तक के लिए अगर लोन दिया जाता है तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं। लिखें, पहली बात लिखें कॉल मनी, कॉल मनी लिखें, कॉल मनी। लिखें, कॉल मनी इज एन अमाउंट, कॉल मनी इज एन अमाउंट borrowed or lent, call money is an amount borrowed or lent, borrowed or lent on demand, borrowed or lent on demand for a very short period, for a very short period, that is 1 day plus 24 hours plus overnight
सेम यही बातें, सेम की सारी बात कॉपी कीजिए, इस दोनों में पेस्ट कीजिए, सिर्फ डेज में 2 to 14 कीजिए और मोर देन 14 कीजिए। नोटिस मनी में 2 to 14 करेंगे और टर्म में मोर देन 14 कीजिए। कॉल मनी 1 डे, नोटिस मनी 2 to 14 days, टर्म मनी मोर देन 14 days। किसको छूट गया तो मेरे से पूछ लो। हाँ सर, रिपीट करो ना नोटिस मनी का। ऊपर का क्या आपने लिखा वो रिपीट कीजिए मेरे को पहले। सिर्फ नोटिस मनी का नहीं लिखा मैंने। नहीं, मुझे कॉल मनी का बताओ ना क्या लिखा। कॉल मनी का इज एन अमाउंट बोरोड और लेंड ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 day 24 hours। हाँ, एक मिनट, फॉर अ तक दोनों में लिखो, वहां तक। मैंने जो कॉल मनी में फॉर अ तक लिखाया है और उसके बाद आगे लिखा है फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, तो फॉर ए तक आप बाकी के दोनों में पेस्ट कीजिए। हाँ सर। और ए के बाद नोटिस में लिखिए फॉर 2 to 14 days और टर्म में लिखिए फॉर मोर देन 14 days। बस इतना ही याद रखना है। एक दिन के लिए कॉल, 14 दिन तक के लिए नोटिस और 14 दिन से ज्यादा के लिए टर्म। ओके सर। सर टर्म का क्या बोला आपने? टर्म का कितना बोला आपने? मोर देन 14 days। ओके सर फिर कुछ लिमिटेशन भी रहेगा ना सर? लिमिटेशन बहुत सारे हैं, वो एक्चुअल जो हम चलेंगे बाइफरकेशन में तो बताएंगे कि क्या आखिर रेपो रेट में क्या प्रावधान है और मनी मार्केट आपके इस नोटिस मनी में क्या प्रावधान है। हमें एसएलआर के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, हमें अपना कोलेटरल कहाँ और क्यों रखना है, ये सारी अंदर की बातें हैं जिसमें अलग की क्लास लेंगे। अभी सिर्फ इतना जान गए कि हमारे जो मनी मार्केट है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी, ये सब है। तो आज की क्लास का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आगे सारी बात हम जानेंगे कि क्यों आखिर कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है, आरबीआई कितना तक का लोन दे सकती है कमर्शियल बैंकों को, क्यों हम एक दिन के लिए बैंकों को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि एक दिन के लिए पैसे उठाता है। तो सारी बात हम बताएंगे, डोंट वरी। चलूं क्या आगे? यस सर। यस सर। अभी ध्यान से सुने, सब कॉपी कलम जो भी रखा है आपने जिस पर लिख रहा है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ स्क्रीन को देखिए और मेरे को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ध्यान से सुने, आपकी जो इंडियन मार्केट है वो 2 चीजों पे चलती है। एक तो आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे आधा लीटर दूध चाहिए, तो आप पैसे देते हैं और वो आपको आधा लीटर दूध दे देता है। लेकिन क्या वो जो रिटेल स्टोर वाला है वो हर एक दिन जहां से वो दूध लेता है, जिस होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से दूध लेता है, वो हर एक दिन उसको पेमेंट करता है क्या कि भाई तुमने 100 पैकेट दिए हैं तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 45 या 60 आप ले जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। कि जो मार्केट है आपकी इंडिया की वो क्या है, तो क्रेडिट पे चलती है। ठीक है, एज ए कंज्यूमर हमारे तक जो फाइनल गुड्स पहुंचता है वहां तक आते आते कैश हो जाता है, बट जो रिटेल से लेके होलसेलर या होलसेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंपनी के बीच में जो सिलसिला चलता है वो क्रेडिट का चलता है कि भाई तुमको हम 7 दिन का समय देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, 20 दिन का समय देते हैं, तो इसमें पैसे आपको वापस करने होते हैं। अभी एक रिटेलर है, जो रिटेलर क्या करता है तो बिस्किट बेचता है, पार्ले जी का बिस्किट बेचता है। उसने होलसेलर को बोला कि मैं 7 दिन का आपसे समय मांगता हूँ, 7 दिन के बाद मैं ये जो माल आपसे परचेज किया हूँ इसका पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। वो होलसेलर भी बहुत बार से इसको माल दे रहा है तो भरोसे वाला लगता है, तो बोलता है कि ठीक है दे दो, लेकिन सिर्फ मुझे एक जगह पे साइन करके दे दो, है ना। भरोसे का है, होलसेलर विश्वास करता है रिटेलर पर। ध्यान से सुने, मैं होलसेलर किसको बोल रहा हूँ और रिटेलर किसको बोल रहा हूँ, यही कंसेप्ट है। ऑफ करें माइक, इसका माइक ऑन है। होलसेलर बोलता है
ये लगता है ये मीटिंग ज्वाइन करके सब घूमने चले जाते हैं क्या? मैं जैसे ही अपने रिदम में आता हूँ, अच्छा अभी गायब हो गए सब, ठीक है। अभी भूल गया मैं क्या बोल रहा था। होलसेलर और रिटेलर के बारे में आप बोल रहे थे, वो पार्ले जी बिस्किट के बारे में, एंड देन वो एग्रीमेंट साइन कराते ट्रस्ट के बिल्ड पे। मैं भूलता नहीं हूँ, डोंट वरी, वो तो मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद है। होलसेलर रिटेलर पे विश्वास कर रहा है, तो होलसेलर रिटेलर को बोलता है कि भाई तुम इस पेज पे साइन करके दे दो, तो बोलता है कि ठीक है मैं साइन कर देता हूं। तो रिटेलर साइन करता है। उधारी किसने लिया है? बोलो रिटेलर ने लिया। हाँ, उधारी रिटेलर ने लिया है, बस साइन भी वही कर रहा है, और ये बोल के साइन कर रहा है कि होलसेलर भाई साहब मैं प्रॉमिस देता हूं, तो मैं एक प्रॉमिसर हूं, मैं एक डेटर भी हूं। डेटर का मतलब उधार लेने वाला, और डेटर का उल्टा होता है क्रेडिटर, जिसने उधार दिया है। तो यहाँ पे रिटेलर क्रेडिटर है या डेटर है? डेटर। तो वो रिटेलर मैं आपको बिना किसी कंडीशन के, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल, हर एक वर्ड ध्यान से सुने, बिना किसी कंडीशन के, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल, रिटन वर्ड में मैं लिख के आपको देता हूं। डेटर लिख के देता है, प्रॉमिस करता है तो एक प्रॉमिसर है, वो एक ड्रॉअर भी होगा, क्योंकि ड्रॉअर आप जानते हैं कि ड्रॉअर ही साइन करता है ना? ड्रॉअर देखा था ना, चेक में कौन साइन करता था? ड्रॉअर करता था या पे करता था? ड्रॉअर करता था। तो वो एक ड्रॉअर भी है, डेटर भी है, प्रॉमिसर भी है, वो एक इंपोर्टर भी है। अभी हम रिटेलर होलसेलर की बात कर रहे हैं, बट इसी को अगर बड़े पैमाने पर हम देखेंगे, अगर इंडिया का माल चाइना से आ रहा है तो उस कंडीशन में इंडिया वाला क्या होगा? इंपोर्टर होगा ना, वो एक इंपोर्टर भी होगा। ये तमाम लोग साइन करते हैं कि मैं आपको बिना किसी कंडीशन से आपको रिटर्न में ये क्या करता हूं, तो प्रॉमिस करता हूं कि ये पैसा इस दिन को, डेट फिक्स होता है, इस दिन को मैं आपको वापस कर दूंगा। कुछ नहीं है, यही प्रॉमिसनरी नोट है। इसका आप अगर डेफिनेशन देखिएगा तो 3 बार तो चक्कर आएगा, और 6 बार आप यूट्यूब का वीडियो भी देखिएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इंडियन मार्केट क्रेडिट पे चलती है। क्रेडिट में 2 चीज होते हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। लेकिन प्रॉमिसनरी नोट साइन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ लेने वाला। ठीक है, अभी काम हो गया प्रॉमिसनरी नोट का। प्रॉमिसनरी नोट में क्या हुआ? तो अनकंडीशनल हो गया। कौन से नंबर सेक्शन में है? 8 में ना, सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 4 में प्रॉमिसनरी नोट है। अनकंडीशनल हो गया, रिटर्न हो गया, डेटर ने साइन कर दिया, प्रॉमिस उसने कर दिया कि इस डेट को मैं पैसा दूंगा, और ऑन डिमांड। प्रॉमिसनरी नोट में 2 टाइप के क्या होते हैं, तो सिग्नेचर होते हैं, एज ऑन और डिमांड, कि अगर होलसेलर को पैसे की जरूरत कल का कल पड़ गया तो वो बोलेगा कि भाई मुझे पैसे दे। या फिर प्रॉमिसनरी नोट जब बन रहा था उसी समय जो प्रॉमिस कर रहा था उसने 7 तारीख के बाद का डेट डाल दिया। तो 2 चीजें हो गई, एक ऑन और डिमांड और दूसरा ऑन फ्यूचर डेट। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम, बड़े एग्जामिनेशन खासकर प्रोबेशनरी ऑफिसर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ प्रॉमिसनरी नोट? आंसर इज 2. First is called demand promissory note, and second is most important. Second, जो डेट फिक्स होती है और उस डेट पे डेटर या रिटेलर या इंपोर्टर को पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड यूसांस प्रॉमिसनरी नोट। USANCE लिखा होगा मैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। यही यूसांस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूसांस देखे घबराने का नहीं, सिर्फ यही समझने का कि इसमें मैंने फोकस को इस तारीख को पेमेंट करने का वादा किया था। जहां पे डेट प्रीफिक्स होगा उस प्रॉमिसनरी नोट को हम यूसांस प्रॉमिसनरी नोट कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अभी दिक्कत आएगा, कोई बात नहीं, मैं सारी बात समझाऊंगा। अभी वो होलसेलर क्या कह रहा था कि भाई मैंने तो तुमको बिस्किट दे दिया, लेकिन मैं XYZ कंपनी से
क्या करता हूं, तो वो एक्सपोर्टिंग का काम करवाता हूं, मतलब उसका मैं व्हीकल यूज करता हूं। तो आप क्या करो, ये जो पैसा है ये मुझे ना देके थर्ड पार्टी को दे दो। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। यस सर। होलसेलर ने बोला रिटेलर को कि आप ये जो पैसा है मुझे ना देके आप क्या करो, तो XYZ कंपनी को दे दो। तो वो बना देगा प्रोमिसरी नोट XYZ कंपनी के नाम से। अभी XYZ कंपनी बोल रहा है कि मुझे भी नहीं चाहिए, मेरा ये वेंडर है उससे पैसा दे दो। ऐसे करते करते चेंज चलता है मार्केट में। लेकिन अगर 10वें के पास वो प्रोमिसरी नोट पहुंच गया और वहां पे अगर प्रोमिसरी नोट का पैसा नहीं मिला, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? ये क्वेश्चन IBPS के एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 10 टाइम्स पूछा हुआ है। अगर प्रोमिसरी नोट फेल होता है, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन रहता है प्रीवियस इंडोर्सी, रहता है इंडोर्सर या ड्रॉअर, या रहता है थर्ड पार्टी। कौन उसका जिम्मेदार होगा? सब प्रीवियस वाला। ड्रॉवर। ड्रॉवर होगा। देखो, एक तो ड्रॉवर होगा, नहीं तो वो होलसेलर होगा। तो मैंने ऑप्शन दिया, उसी ऑप्शन में से आप बता रहे हैं कि सर दिस, वन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यही बता रहे हैं। सर ड्रॉवर ही होगा ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। अच्छा, मुझे पता नहीं भाई, इसका आंसर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, विशेष सर ड्रॉवर ही है। ड्रॉवर ही होगा सर। ड्रॉवर है सर। अगर इतना आसान क्वेश्चन IBPS पूछता तो सब के सब प्रोबेशनरी नोट, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के आज ये भाषण देते रहते हैं। आंसर जाने कि अगर 10वें आदमी के पास प्रोबेशनरी नोट पहुंच के बाउंस हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो वो जो 10वां आदमी है वो अपने 9वें आदमी जिसको उसने दिया, क्योंकि 10वें आदमी को दिया किसने होगा? वो होलसेलर तो दिया नहीं होगा, ये जिसने बनाया हो तो दिया नहीं होगा, वो तो चेन से चला होगा, 9वें आदमी 10वें आदमी को दिया होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। The answer is all previous endorsee। जितने भी प्रीवियस 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आए हुए हैं उस सबको वो कोर्ट में घसीट सकता है। 10 टाइम्स आप क्वेश्चन इन FBI प्रोबेशनरी ऑफिसर, बोलने का नहीं कि अगर बाउंस हो गया प्रोबेशनरी नोट तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑल प्रीवियस इंडोर्सी। इंडोर्सी का मतलब जो फॉरवर्ड करता है। राम नहीं गया, बोला कि प्लीज पे दिस कैश टू सीता, है ना, तो राम यहाँ इंडोर्सी हो गया। सीता नहीं गई, पे टू लक्ष्मण, तो वो इंडोर्सी हो गई, है ना। तो जो लिख के देता है कि मेरे बदले में इनको पेमेंट करो, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सी। ड्रॉअर तो अलग होगा, जो साइन करता है वो अलग हो गया, लेकिन इंडोर्सी वो हो गया जिसको पैसा मिलना था वो ना लेके किसी और को वो फॉरवर्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सी। तो जितने 50 जगह वो अगर जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट, तो 49 से लेके 1 आदमी तक को वो कोर्ट में लाइन में लगवा सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि हु इज द ड्रॉअर ऑफ प्रोमिसनरी नोट? आंसर क्या दीजिएगा? जो प्रॉमिस किया रहेगा। फाइनेंशियल वर्ड में ऐसा चाहिए भाई, ये क्रेडिटर। लैंग्वेज नहीं। क्रेडिटर सर। क्रेडिटर। फांसी लगा लूंगा, पक्का चल रहा है। डेटर। आंसर दोगे सर, क्रेडिटर अगर बनाएगा तो फांसी लगा लूंगा यही का यही, और फिर डेटर आप लोग को रिपोर्ट दूंगा। सर रिटेलर। सर डेटर। डेटर रिटेलर। रिटेलर क्यों नहीं बोलने का? रिटेलर क्यों नहीं बोलने का मैडम? ठीक है, मेरे प्रोस्पेक्ट में आपने रिटेलर बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर रिटेलर ने दूसरे रिटेलर को दिया होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? इसका आंसर हमेशा याद रखने का, इसका आंसर हमें डेटर के रूप में देना है या इंपोर्टर के रूप में, मतलब लेने वाला ही साइन करेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे। यस सर। भाई है सेक्शन सर आपकी वॉइस बहुत डिले हो रही है। भाई है। हाँ सर।
हाँ सर आवाज आ वाइट रही है है। क्या? वो फोन बोलता है कि मुझे भी थोड़ा आराम करने दो, ये बोले चले जा रहे हो, बोले चले जाते, वो भी गर्म हो जाता है। ओके, अभी मैं कहाँ का, तो मैं पटना का हूं। आप कहाँ के, तो आप मुंबई के हैं। मैंने बोला कि भाई मैं, मतलब मेरे को आप जानते नहीं है, और आपको मैंने बोला कि भाई पानी का बोतल भेज दो मेरे पास, मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूं, तो आप भेजेंगे क्या? ना सर अगर बिजनेस है तो भेजना पड़ेगा ना। ऐसे ही भेज दोगे फोकट में बिना कुछ सिक्योरिटी के? नहीं, कुछ नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये समझ गया कि सर अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाने वाले हैं, तो क्यों नहीं इसका आंसर डायरेक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बता देते हैं। हाँ, ये बहुत तेज लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। अच्छा ठीक है, सुने अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिहार से, आप मुंबई से, मैंने बोला कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है गोल्ड का, आप गोल्ड भेजोगे क्या? बिना सिक्योरिटी के नहीं भेजेंगे सर। हाँ, उसमें तो आप बोलोगे भी नहीं सर प्रोमिसरी नोट बनाओ, क्योंकि प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? बनाता है डेट लेने वाला। एक तो आप मुझे जानते भी नहीं हो, ऊपर से बिहार, पता चला कि नहीं भी दिया और आप पहुंच गए वहां पे, तो क्या हासिल हो जाएगा? इस कारण से आप अपने आप में डरे हुए हैं। आप बोलते हैं कि भाई हम आपके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट में विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए उस समय मैंने जो आपको क्लू दिया था, उस समय क्या बोल रहा था कि इंपोर्टर उससे माल लेता था, उसका विश्वास था, तो बोला कि ठीक है भाई बना दो, है कि नहीं? यस सर। अभी मैं आपको नहीं जानता हूं, मतलब होलसेलर रिटेलर को नहीं जानता है, वो बोलेगा कि मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं, प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर आएगा। ध्यान से सुने यही वर्ड, द इंस्ट्रूमेंट which is written consist of unconditional promise will not considered as bills of exchange। क्या कहलाएगा? Promissory note। Unconditional promise, promissory note, unconditional order, bills of exchange। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? और सर यही कंडीशनल है तो एक मिनट थामा। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि रिटेलर, मतलब अगर बिस्किट में ही रिटेलर ने बनाया, लेने एक तो बेचला उधार लिया है, ऊपर से वो ऑर्डर देगा होलसेलर पैसा, होता क्या? नहीं सर। क्या सर, फिर से बोलो। बोल रहा हूँ, अगर मैंने आपसे उधार लिया और मैं आपको ऑर्डर दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं देता है ऑर्डर, कौन देता है? सर जो बेचेगा, क्रेडिटर। आप बैंक में चले गए कलर बन के, आप मैनेजर को ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर देंगे कि आज 10 अकाउंट ओपन होने चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। अनकंडीशनल ऑर्डर कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन? क्रेडिटर बनाएगा। क्रेडिटर बनाएगा कि आई want to from you to pay this amount on so and so date without any condition। उसने ऑर्डर दे दिया उस बंदे को कि इस डेट को मुझे ये पैसा चाहिए, तो ये बना रहा है, ये बना रहा है क्रेडिटर, या जिसको हम एक्सपोर्टर कहते हैं, या उस कंडीशन में वो प्रोमिसर हो जाएगा, है ना, या उस कंडीशन में वो लेंडर हो जाएगा। यहाँ पे अंतर समझ में आया? आपको सिर्फ 6 बातें याद रखनी है, ध्यान से, सिर्फ 6 बातें आपको याद रखनी है। पहला सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट, दूसरा सेक्शन नंबर 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा अनकंडीशनल प्रॉमिस, अगर डेफिनेशन दिया हुआ है और क्या है ये, म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड है, वारंट है, तो क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस, रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस प्रोमिसरी नोट, रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बनाता कौन है? whosoever is the drawer of promissory note or bills of exchange। कंडीशन में आराम से आप बोल सकते हैं कि जो ले रहा है, जो रिसीवर है, जो एक्सेप्टर है, जो प्रॉमिसर है, जो डेटर है, जो इंपोर्टर है, वो
प्रोमिसरी नोट बनाएगा, और इसका उल्टा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। एंड बोथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप, वन इज ऑन डिमांड एंड वन इज ऑन पेबल ऑन द डेट, विच इज कॉल्ड यूसांस, ईदर प्रोमिसरी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस ये 8 बातें अगर याद कर लिए तो फिर दुनिया की कोई ताकत मनी मार्केट में आपको रोक नहीं सकती है आंसर सही करने से। इन बातों को हम लिखेंगे और आपको अलविदा कहेंगे। लिखें। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। NIF 6 नंबर ना? 4 सर 4 नंबर। लिखिए फटाफट। रिसीवर, इंपोर्टर या फिर डेटर या फिर बायर, प्रोमिसर। यहां पे क्या होगा? रिसीवर। यहाँ पे एक्सपोर्टर, क्रेडिटर, सेलर, थर्ड a P note is a written promise, written unconditional promise made by debtor to pay a certain sum of money to creditor at a future date or on demand। तो मनी 2 के बाद क्या लिखा है? सेकंड लास्ट लाइन बोलो। Sir, A P note that is called promissory note is a written unconditional promise. Written unconditional promise made by debtor। debtor है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। written unconditional promise, अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, इतना ही में काम निकल जाएगा आपके एग्जाम्पल का, बाकी भूल भी गया चलेगा। P note is a written unconditional promise made by debtor to pay a certain sum of money to creditor, ये creditor लिखा है, at a future date or on demand। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, डिमांड प्रोमिसरी नोट और यूशांस, USANCE, यूशांस प्रोमिसरी नोट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वी मत लिखना, यू है। यूशांस प्रोमिसरी नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं सेक्शन नंबर 4, 5, 6, सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 138 याद कर लिया, 2 मार्क्स आपके पास हैं। कौन से सेक्शन सर? अरे पूरी लंका दह गई,
अरे सर वो लास्ट का सेक्शन सर, वो हाँ? लिखते लिखते ध्यान में ही था। कौन सा 2 सेक्शन बोले आपने? लिखो, उसके बाद पूछो, पर लिखो ये। हेलो सर, आप वो डिमांड प्रोमिसरी नोट का क्या बोले सर, डेफिनेशन वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पहले लिखो फिर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रेडिटर के आगे एट है कि ऑफ है? सर्टेन सम ऑफ मनी टू क्रेडिटर एट ए फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड, एट ए फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। और फ्यूचर डेट अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूसांस प्रोमिसरी नोट। और डिमांड पे होगा तो क्या बोलेंगे? डिमांड प्रोमिसरी नोट। इस साइड लिखिए सेक्शन नंबर 5, कौन बनाएगा? तो एक्सपोर्टर, क्रेडिटर या सेलर। तमाम डेफिनेशन वैसा ही, सिर्फ अनकंडीशनल प्रॉमिस की जगह अनकंडीशनल ऑर्डर करें। और मेड बाय यहां पे कौन होगा? तो मेड बाय डेटर की जगह क्रेडिटर कीजिएगा। बस ये सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है पूरे लाइन में। अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय क्रेडिटर to pay certain sum of money to whom? बस सिर्फ ये 4 वर्ड चेंज कीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम निकल जाएगा। एपी नोट क्या है सर? बोलो बोलो। एपी नोट फिर से बोलो जरा। प्रोविजनरी नोट है वो। प्रोमिसनरी ऊपर में लिखा ना, PROMISSORY। प्रॉमिस लिखिए पहले और उसमें प्रोमिसनरी कर दीजिए। सर बोलिए ना बिल सर। ऑफ एक्सचेंज, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में ये क्रेडिटर आएगा ना, आई थिंक सो। अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय क्रेडिटर ये मैंने क्या लिखा? हाँ, मेड बाय क्रेडिटर टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू डेटर। यस, रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय डेटर टू पे, नहीं टू पे की जगह टू रिसीव कर दो। वही वो सर, नहीं करेगा ना, एक तो बेचारा माल भी बेचा है, वो पेमेंट भी करेगा। इसीलिए सर मैं वही पूछ रहा था। ओके ओके, गुड गुड। वो तो बोलेगा ऐसा धंधा ही मुझे नहीं करना है। Bills of exchange is an unconditional order made by creditor to receive a certain sum of money from debtor on a fixed date or on demand. अगर ऑन डिमांड है तो वो डिमांड प्रोमिसरी नोट कहलाएगा। यहां भी अगर वो है तो डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। और अगर डेट है तो वो यूसांस बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ये यूसांस वाला क्वेश्चन बहुत पूछेगा, बहुत तंग करेगा आपको, खासकर ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन में। सर इसमें भी फ्यूचर डेट और डिमांड आएगा ना? यस यस, सब चीज आएगा मैडम। सिर्फ अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, रिसीव करेगा पेमेंट। कौन रिसीव करेगा? तो क्रेडिटर करेगा। कहां से रिसीव करेगा? डेटर से करेगा। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करोगे? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन जो मैंने नहीं लिखा और वहां पे लिखने में दिक्कत आ रही है, तो प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय क्रेडिटर होगा यहाँ पे टू रिसीव, यहाँ पे पे की जगह रिसीव होगा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम डेटर होगा
at a future date or on demand। अभी समझ में आया है? लिख दूं? ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई रॉकेट साइंस लिख दिया है, इतना जनता प्रॉब्लम आ गया भाई। हाँ, लिख दूं क्या? हाँ लिख दो सर। झंझट ही खत्म कर दो सर, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो जाएगा। अभी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A bills of exchange is a written unconditional order made by, कौन बनाएगा? creditor made by creditor to पे करेगा या रिसीव करेगा? to receive a certain sum of money from कहां से? डेटर from debtor at a future date or on डिमांड। अगर डिमांड पे है तो डिमांड प्रोमिसरी डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और अगर फ्यूचर डेट पे है तो क्या कहलाएगा? कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यूसांस हमेशा याद रखने का, यूसांस कुछ भी नहीं है, ये यूसांस पीडीसी है, लेकिन चेक में यूज ना होके ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है। पीडीसी समझ में आया क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। अरे पोस्ट डेटेड समझ में आता है का? हाँ सर। हाँ सर पता है सर। होना चाहिए, मस्ट बी। सर डिमांड का बता दो। डिमांड का मैंने तुमको पैसे दिए, तुम मेरे फ्रेंड थे, मैंने तुमने मांगा कि सर मुझे बड़ा पाव खाने के लिए 10 रुपए चाहिए, मैंने बोला कि ठीक है ले जाओ। तुम्हें भी लगा कि यार सर से 10 रुपए मांग लिया है, अब क्या सर 10 रुपए थोड़ी मांगेंगे, मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा। मैंने कल तुम जैसे ही क्लास में आए मैंने बोला कि भाई पहले मेरे 10 रुपए दे दे, ये बाकी जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन अपनी जगह है। तो तुम सोच रहे थे कि 10 दिन के बाद देंगे, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमको 10 दिन का टाइम लाइन क्रेडिट लाइन दिया या फिर डिमांड कर दिया पैसे का? डायरेक्ट डिमांड डिमांड कर दिया, और वो वर्बल नहीं था, वो रिटर्न था। अगर मैंने डिमांड किया है तो तुमको देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं देते हो तो इस चिट्ठी को लेकर पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा? लॉ। किधर पहुंचूंगा? नरीमन पॉइंट पे पहुंचूंगा या फिर हाँ सर। यस, दिस इज कॉल्ड डिमांड, क्योंकि ये लीगल है ना। चेक पे, प्रोमिसरी नोट पे बिल चलती है तो ये लीगल है, जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो एक तो आप ऑन डिमांड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपने चेक दे दिया मेरे को 2 महीने के बाद, तो आज मैं अगर उसको बैंक में डालूंगा तो मैं आपको कोर्ट में बुला सकता हूँ क्या? नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर मैं चेक पे ही डेट लिखा है 2 महीने के बाद का, तो क्यों आप अभी चेक डाल रहे हो? तो वहां पे मैं फॉल्टर हूँ। लेकिन अगर आपने चेक पे डेट ही नहीं लिखा था, मैं अपने मन से डेट डाल के उसमें डिमांड कर दिया मैंने आपको। लोन लेते हैं कोई भी बैंक, कोई भी घर में, अगर किसी ने देखा होगा, अगर घर में लोन लिया गया है तो उनसे बैंक ने चेक मांगा होगा। किसी के घर में ऐसा हुआ है? सब अकबर के खानदान के हैं, सबके पास करोड़ों रुपए, आज तक लोन देखा ही नहीं है। हम जब लोन किसी कस्टमर को देते हैं तो उनसे हम चेक मांगते हैं, सो दैट अगर कस्टमर ने पैसा नहीं भरा तो उसके चेक को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके चेक को हम पुटअप कर सकते हैं, और वो डेट डालेंगे, उसका जो थकित रकम है वो उस पर लिखेंगे, बाउंस होगा 138 लगाएंगे, उसको कोर्ट में बुला लेंगे। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डिमांड। ओके? हाँ सर समझ। ये 138 ये 18 में क्या कहता हूँ समझ में आता है कि ऊपर से जाता है? समझ गया। गुड। सिर्फ आखिरी में एक नोट ऐड कीजिए,
इस दोनों के नीचे में एक नोट लिखिए, इफ promissory note or bills of exchange get bounced, नोट लिखिए, if promissory note or bills of exchange get bounced और previous endorsee, अंडरलाइन कीजिए, और previous पे, if promissory note or bills of exchange get bounced or unpaid, if promissory note or bills of exchange get bounced or unpaid, all previous endorsee, सर रिपीट कीजिए ना सर। ओके सर, यहां देखिए, इफ पी नोट, मैं पी नोट लिखता हूं, इफ पी नोट स्लैश बिल्स ऑफ एक्सचेंज get bounced or return unpaid, all previous endorsee will be held ओके। यस सर। चलिए, कोई दिक्कत, समझ में आया? सर हमने क्या पढ़ा? हमने आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 और भी सेक्शन देखे, इंक्लूडिंग सेक्शन नंबर 18 और 138। हमने 4, 5 और 6 देखा है। 6 में हमने कुछ भी नहीं देखा, 6 ऑलरेडी हमने देख लिया था, लेकिन 6 में क्या लिखा हुआ ये हमने नहीं लिखा था, वो हमने लिखा है। हमने देखा है आज क्या, तो कॉल मनी एंड नोटिस मनी। हमने उसके ऊपर मैंने ये बताया कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट को फर्दर हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे पहले मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म में डील करती है, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ईयर। फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। सिर्फ अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज आपको याद हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल सिर्फ एक है, वो है सूदखोर, दैट इज कॉल्ड मनी लेंडर। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ये 3 ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉल, नोटिस और टर्म के साथ साथ ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपके पार्टिसिपेटरी नोट या फिर प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडी ऐसे आते हैं। कॉल मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में सिर्फ इतनी ही बात है कि 1 दिन के लिए अगर होगा तो कॉल होगा, 14 डेज के लिए तक के लिए होगा तो नोटिस होगा, और उससे ऊपर के लिए होगा तो टर्म होगा। खासकर हमें ये जानना था कि सेक्शन नंबर 4 में प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा, और ये दोनों हमेशा और हमेशा रिटेन होंगे। आप अगर कोई भी बैंक नोट देखिए तो उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। कभी देखा है बैंक नोट? हाँ सर। क्या लिखा रहता है? I promise to pay. I promise to pay the bearer a sum of rupees 10, 50, जो भी लिखा हुआ है। क्या है वो? प्रोमिसरी नोट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रॉमिस करती है, ये आपके पास जो रुपया है ये एक लीगल करेंसी है। क्लियर?
तो वो प्रोमिसनरी नोट होता है। बट बैंक नोट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसनरी नोट। फिर से मैं बोलता हूं, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, बट बैंक नोट किसी भी कंडीशन में प्रोमिसनरी नोट नहीं है। इसकी बात, इस पे हम चर्चा आगे क्लास में करेंगे। अभी आपने जाना कि सेक्शन नंबर 4-5 प्रोमिसनरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रिटर्न होगा, ये दोनों अनकंडीशनल होंगे, ये दोनों। एक में प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस कौन करेगा? जो बेचारा कमजोर है। कमजोर कौन होता है? जो लेता है, जो एक्सेप्ट करता है वही कमजोर होता है, तो वो ड्रॉअर होगा। ऑब्वियसली बात, ऑर्डर कौन देगा? तो जो मजबूत है, जो बेचता है, जो एक्सपोर्टर होगा, जो क्रेडिटर होगा, जो बैंक होगी, वो क्या होगी? तो वो आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगी, है ना। और प्रीवियस इंडोर्सी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी भी कंडीशन में वो इंस्ट्रूमेंट अनफिट होता है, 100 व्यक्ति तक 1 से लेकर 99 तक को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। इतनी बात अगर आप संजोए रखते हैं अपने फाइनल मेंस के एग्जामिनेशन तक, संभवतः 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे, है ना। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज शुभ रात्रि। किसी के पास क्वेश्चन है? सर आपने बोला कि अनकंडीशनल रिक्वेस्ट रहती है तो प्रॉमिसरी नोट, और अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सर कंडीशनल रहेगा तो फिर कंडीशनल कैसे रहेगा? उसमें कोई कंडीशन कैसे डाल सकते हैं? आप बोलेंगे कि मेरे घर में शादी होगी फिर पैसे बचेंगे तो मैं दूंगा, ये कंडीशन आपने डाल दिया ना। शादी होगी ना होगी, आप प्रोविजनली ऑफिसर बनेंगे ना बनेंगे, फिर कंडीशन डाल दिया, सामने वाला पार्टी आपको क्यों माल देगा? तो उसमें कोई कंडीशन हम डाल ही नहीं सकते हैं। एक तो हमने आपको माल भी दे दिया, ऊपर से आपने कंडीशन लगा दिया कि मेरा ये माल बिकेगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। कोई देगा क्या आपको माल? नहीं सर। इसका कंडीशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में नहीं ला सकते हैं ना, कोर्ट में नहीं ला, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप दोनों के बीच में एमओयू हो गया कि हमारा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये होगा तो होगा। बट वो इंस्ट्रूमेंट जिसको लेके आप कोर्ट में आ सकते हैं वो सिर्फ 3 ही है आपके मार्केट में, एक चेक है, एक प्रोमिसनरी नोट है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। आप कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोर्ट में नहीं घूम सकते हैं, है ना। तो कोर्ट मतलब वो बैंकिंग का ना, अम्बुसमेंट वो। अरे रे मुंह से अभी अम्बुसमेंट का नाम नहीं निकालने का, नहीं तो क्लास जो है वो यहाँ से निकल के 2006 पे चली जाएगी। अभी की क्लास में समझ में आया सारी बातें, वो बताओ। हाँ सर। ओके, यहीं तक मैं रखता हूँ क्लास को, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कुछ नए किस्सों के साथ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।